हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल क्या किया था? प्रॉपर्टीज कर रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, ठीक है बच्चे। कल प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स कर रहे थे, उससे आगे करते हैं आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। मैं आपको चैप्टर करवा रहा था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसके अंदर हमने क्या कुछ पढ़ा था कल? थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था कुछ। मैंने आपको टॉपिक भी दिया था घर पे करने के लिए। पढ़ा है सभी लोगों ने थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में? डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज नहीं पढ़ा? फिर मैंने आपको करवाया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से पहले लाइट के बारे में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे। कोई कहता था लाइट एक पार्टिकल नेचर की होती है, कोई कहता था लाइट एक वेव नेचर की होती है। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा था? हाँ जी बच्चे, डी ब्रोगली ने क्या कहा था? लाइट कि वो पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों होती है। वेव, लाइट पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है, लाइट वेव की तरह भी एक्ट करती है। ये समटाइम पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, समटाइम वेव की तरह। जब आप ये लगा के चलो, अगर लाइट चल रही है तो वो वेव की तरह एक्ट करती है, अगर टकराती है तो वो पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। इसके बाद बच्चे, लाइट के अंदर जो लाइट का मोमेंटम होता है, उसका मोमेंटम कितना था? मैंने कल बताया था आपको, मोमेंटम ऑफ लाइट h अपॉन लेमडा। एनर्जी क्या होती थी? एच एफ। एफ क्या होता था? c अपॉन लेमडा। तो ये दो तीन चीजें आप लोगों ने लर्न करनी है। इसने कहा था डी ब्रोगली ने, लाइट की पार्टिकल एंड वेव नेचर होती है, इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। इसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, जो एनर्जी होती है बेसिकली, उसकी एनर्जी की वैल्यू ये होती है। और मोमेंटम क्या होता है? ये फोटॉन्स मोमेंटम भी कैरी करके रखते हैं, h अपॉन लेमडा। ये लेमडा शो कर रहा है वेव नेचर फॉर्म इनकी। इसके बाद बच्चे, मैंने ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स करवाया था। फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? हाँ जी बच्चों, फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या थी? फोटोन के पास एनर्जी थी hc अपॉन लेमडा, फोटोन के पास मोमेंटम था h अपॉन लेमडा, और फोटोन किससे ट्रेवल करता था? स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करता था। इसके बाद बच्चे, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होने का मतलब क्या है? पार्टिकल जब ये चलने लगता है तब इसका मास हम कंसीडर करते हैं, अदरवाइज इसका रेस्ट पे कोई मास फोटोन का कंसीडर नहीं करते अगर फोटोन रेस्ट पे पड़ा होता है। अगर फोटोन चलता है तो हम इसका एक रिलेशन यूज करते हैं, लेकिन ये रिलेशन की आपको नीड नहीं है। m1 - v² अपॉन c², ये एक रिलेशन है। मास ये अब m नॉट होता है रेस्ट मास, ये होता है मूविंग मास। अगर कोई फोटोन चल रहे हैं तो उनका, कोई भी चीज चल रही है तो उसका मास। तो बच्चे ये यहां तक मैंने आपको करवा दिया था। इसके बाद मैं आपको आगे करवा रहा हूं। फोटोन जो होता है, आगे प्रॉपर्टीज लिखो, 3 प्रॉपर्टीज लिख ली थी। 4th नंबर प्रॉपर्टी लिखो बच्चों। 4th नंबर प्रॉपर्टी है फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो बच्चों फोटोन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके पास ये चार्जलेस होता है। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, आगे लिखो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। फोटोन की इंटेंसिटी क्या होती है? ये पहली बात, तो इंटेंसिटी क्या होती है पता है किसी को? इंटेंसिटी क्या होती है? यस बच्चों, किसी को इंटेंसिटी पता है क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मान लो सन से लाइट रेज आ रही हैं, तो कितनी एनर्जी कितने एरिया पे कितने टाइम में आ रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसी तरह फोटोन की जो इंटेंसिटी होती है बच्चे, E-A-T होती है। एनर्जी का फॉर्मूला बताओगे कितना होता है बच्चों? एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? H इंटू एफ, A इंटू टी। एक फोटोन की एनर्जी होती है HF,
अगर n फोटोन हो तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, NHF हो जाएगी। तो यहाँ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी बच्चे, n। n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। आप कैपिटल N यूज करो इसको, कैपिटल N, यानी हेंस इंटेंसिटी is directly proportional to the number of photons। जितने फोटॉन्स बच्चे ज्यादा आएंगे, लाइट के जितने फोटॉन्स ज्यादा यहाँ पर सरफेस पर आएंगे 1 सेकंड पर यूनिट टाइम में, उतनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी। हम कहेंगे लाइट इज मोर इंटेंस इफ नो मोर नंबर ऑफ फोटॉन इज फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर सेकंड। यहां तक देख लो बच्चों, आपको क्लियर है सारी बातें? हाँ जी बच्चों, Yes, sir. बच्चे आगे चल रहे हैं। फिर इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैंने फोटोन की प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई हैं 3, मैंने यहाँ तक कल लिखवा दिया था, इससे आगे मैं आपको करवा रहा हूँ स्टार्ट। फोटोन की 2 प्रॉपर्टीज आज लिखवाई है, रब कर रहा हूँ बच्चे इसको। रब कर रहा हूँ बच्चे। हाँ जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है इससे आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन से दैट इज मैटर वेव्स एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर। हाँ जी, डी ब्रोगली ने क्या कहा था, याद है आपको? पार्टिकल की 2 नेचर होती हैं, एक सॉरी लाइट की 2 नेचर होती हैं, एक पार्टिकल और एक वेव। अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर वेव के लिए लिख रहे हैं, कोई भी मैटर के लिए हम लिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू, लिखो किसी भी मैटर के लिए बता रहे हैं हम। अब डी ब्रोगली ने तो लाइट के लिए हाइपोथेसिस दिया था, उसके लिए उसने किसी भी मैटर के लिए बनाया है। तो मैटर के लिए लिखो अकॉर्डिंग टू, मैटर के लिए इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली a moving particle, according to de Broglie a moving particle associated with wave nature, associated with wave nature called matter wave, called matter wave, and momentum of this wave is equal to p is equal to h by lambda। ये मोमेंटम शो करता है पार्टिकल नेचर, और ये वेवलेंथ क्या शो कर रहा है बच्चे, वेव नेचर। किसी भी मैटर की, डी ब्रोगली ने कहा मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद वेव नेचर, जो भी पार्टिकल अगर चल रहा है वो अपने साथ कौन सी नेचर कैरी करके रखता है, वेव नेचर कैरी करके रखता है, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर इकट्ठी होती हैं। बच्चों क्लियर हो गया आपको? इसका हम प्रूफ, Yes, sir. राइट डाउन इट्स प्रूफ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, mc² होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी बच्चे, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है हमारे पास, E इज इक्वल टू h इंटू f। f क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। f होता है c अपॉन लैम्डा। ये सेकंड। इसके बाद बच्चे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
mc² इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। इसके बाद एक सी से एक सी बच्चे कट गया, लैम्डा कितना आ गया h अपॉन mc। बच्चे मास इनटू स्पीड क्या होता है पता है आपको? बोलते नहीं हो। मास इनटू स्पीड बच्चे क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम h अपॉन लैम्डा, दिस इज प्रूव्ड। ये मैंने प्रूव कर दिया बच्चे, P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा होता है। जल्दी से नोट कर लो, और ये पेपर में आने के फुल चांसेस हैं इस आर्टिकल के, मैटर वेव और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर। डी ब्रोगली ने सबसे पहले लाइट के बारे में बताया था, इसकी ड्यूअल नेचर है। फिर उसने लाइट के बाद किसी भी मैटर के लिए बताया कि उसके वेव और पार्टिकल नेचर कैरी करती है, उसकी पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसकी वेव नेचर भी होती है, तो उसका मोमेंटम क्या होता है h अपॉन लैम्डा, ये उसका मोमेंटम होता है। सर ये जो h है इसमें ये किस चीज की रेशियो है? ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है h, वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट बच्चे, ये प्लैंक कांस्टेंट है, एनर्जी के लिए आता है। एक्चुअली ये आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन है ना, एनर्जी के लिए हम एनर्जी का रिलेशन इज इक्वल टू hf यूज करते हैं, तो एनर्जी भी ये बताता है कि किसी ना किसी हर एक पार्टिकल के पास जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है ना, वो ये होती है, ये मिनिमम एनर्जी की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज मान लो, h की वैल्यू कुछ मान लोगे तो उसके पास एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी ना, वो ये बताता है कि हर एक पार्टिकल इतनी एनर्जी तो कैरी करके रखता है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो तो डिपेंड करता है, अगर पार्टिकल चल रहा है काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ जी बच्चों, रब कर दूं मैं? Yes, sir. बच्चे अभी हमने किया P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ये मैंने आर्टिकल आपको प्रूव करवाया है। इस आर्टिकल के अंदर इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट पे हो तो क्या होगा? हाँ जी बच्चे, अगर पार्टिकल रेस्ट पे हो तो मोमेंटम क्या होगा, बताएगा कोई? Zero. Zero. मोमेंटम होगा 0। अगर बच्चे मोमेंटम 0 हो गया पार्टिकल का, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? Infinity. अनडिफाइंड। यानी अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसकी वेव नेचर तो बता ही नहीं सकते हम, है ना? वेवलेंथ तो बता ही नहीं सकते, वेव नेचर नहीं बता सकते। हेंस, यहां लिखो हेंस वेव नेचर of particle is not defined at rest। कहते हैं वेव नेचर रेस्ट पे किसी चीज की डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे एक फुटबॉल है, आप उसको किक मारो, अगर थोड़ा सा किक मारोगे तो आपको वो चलती हुई नजर आएगी, लेकिन आप बहुत जोर, इतनी ज्यादा जोर के किक मारो कि ये ऐसे निकले, आपको लगेगा कि वेव जा रही है, आपको ऐसे लगेगा कि वेव जा रही है, फुटबॉल नहीं जाती। यानी ये डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से जा रही है, तो उसकी वेव नेचर आपको दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा हर एक मैटर अपने साथ कौन सी नेचर एसोसिएट करके रखता है? वेव नेचर। वो वेव नेचर आपको रेस्ट पे नहीं दिखाई दे सकती, वो वेव नेचर आपको कब दिखाई देगी? जब इस मैटर की आपको स्पीड, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी उसके अकॉर्डिंगली आपको इसकी वेव नेचर दिखाई देगी। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ओके बच्चे, रब कर रहा हूं बच्चे मैं इसको, अगर आपने नोट कर लिया। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, कोई एक्टिविटी करनी है? एक्टिविटी में जो हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम नया आया है, इस पे किसी ने एक्टिविटी करनी है? कोई प्रेजेंटेशन, कोई बोलना है किसी ने? यहाँ बोलो रेडी करके। हाँ जी बच्चों, शुभलीन,
यस सर, करेगी प्रिपरेशन? कर लूंगी सर। शुभलीन हो गया। सिमरन? कर लूंगी सर। वेरी गुड। साक्षी? यस सर। बच्चे करेगी एक्टिविटी? क्या सुनेगी? सर सुन लूंगी। पक्का देख ले। हाँ सर पक्का। ओके। मानसी बच्चे? सर मैं भी सिर्फ सुन लूंगी। सुन लेगी। ओके। तरुण बच्चे? तरुण? यस सर। हाँ बच्चे। और तुमने करना क्या है सर? मुझे मेरी बात सुन, मैं तुझे काम दे रहा हूँ। तुमने एक पूरा का पूरा ऐसे लिखना है इस पे सारा, ठीक है? ओके। पूरी डिटेल तुम्हारी तो वो जो क्लास लगती है आइल्स क्लास, उसके अंदर तुमने आज पूरा तुझे ऐसे लिखवाऊंगा। अपना रेडी करियो इसको। इसी टॉपिक पे जो हाँ, एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसी टॉपिक पे, नए टॉपिक पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। एक कोरोना वायरस पे आप ऐसे लिख सकते हो तरुण, एक कोरोना वायरस के बाद इस पे लिख सकते हो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो अपनी प्रेपरेशन रखियो। तुम्हारी भी कल डिबेट होगी, ये डिबेट हम रखेंगे। आज फ्राइडे है ना? सैटरडे कल रख दें? कल में प्रेपरेशन हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। बोलो हो जल्दी। जाएगी सर, डिबेट तो कर लेंगे। हाँ, डिबेट सर होगी। पहले थोड़ा बहुत बताना भी तो है ना सिस्टम आपने। सर वो बता देंगे अब सारा पहले कुछ। सारा सिस्टम ये बताना है, फिर दूसरे ने बताना है। पहले जो बताएगा फिर उसके अकॉर्डिंगली हम वो निकालेंगे, उसके अंदर भी ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। ठीक है? थोड़ा बहुत मुझे पता है, थोड़ा बहुत तुम लोगों को पता है, तो फिर ऐसे करते करते पूरा हर एक को अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि क्या है सिस्टम में, क्या है। और कोई रहा? मानव बच्चे करेगा तो मैं सुनना का सर। सुन। ठीक है बच्चे, ठीक है। अपने को कितने हुए हैं? 3 बच्चे हुए हैं। तीरथ हाँ तू? बस ऐसे लिखा है? नहीं, बोलना भी है। तो हाँ देख ला। ओके। अच्छा, जिन्ना ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕੱਲ ਐਕਟੀविटी ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। रब कर रहा हूं बच्चे मैं इसको। राइट डाउन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखो। हाउ डी ब्रॉगली hypothesis is valid for microscopic object, not for macroscopic object। बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने आपको फुटबॉल की एग्जांपल दी थी ना, दैट इज रॉन्ग। मैंने आपको जस्ट फील करने के लिए दिया था कि अगर फुटबॉल को आप बहुत तेजी से मारो तो आपको वो वेव नजर आएगी, लेकिन स्टिल आप जितनी मर्जी स्पीड से उसको फेंक लो, आपको वो पार्टिकल जाता हुआ नजर आएगा अगर आप ध्यान से आप देखोगे। ठीक है? तो कहने का मतलब जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इट इज नॉट वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जो हमें आईज के से जो चीजें दिखाई देती हैं उसके लिए डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट वैलिड ही नहीं है। डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट किसके लिए वैलिड है बच्चे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स होते हैं, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, उनके लिए डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है। डी ब्रोगली ने उनके लिए कहा था कि वो पार्टिकल या मैटर जो होते हैं वो लाइट की तरह भी एक्ट करते हैं, वेव की तरह भी एक्ट करते हैं, पार्टिकल की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, जो हमें चीजें हमारी नेक्ड आई से दिखाई देती है उनकी वेव नेचर उसने नहीं बताई। क्लियर है? तो ये मैंने प्रूव करना है बच्चे, इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए देखो मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगा इस चीज को। सबसे पहले फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट,
यस बच्चे, फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हमारे पास मास जो है, मान लो किसी भी बॉडी का मास 100 किलो का मान लिया, एग्जांपल से मैं मान रहा हूं, मैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं बच्चे। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो सकता है, 1 किलो, 2 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो चल रहा है मान लो 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से चलेगा, 200 की चल जाएगा, 300 चल जाएगा, 400 चल जाएगा, 1000 चल जाएगा, है ना, 2000 चल जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। 100 किलो है तो नहीं, जो रफाल है इतना हैवी है, वो भी 2200 की स्पीड से आया है। वो तो जाता है। हाँ, बस हम वही चीज मान रहे हैं, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं। अब बच्चे मैं इसकी लैम्डा निकाल रहा हूँ, वेवलेंथ h/mv। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वेव मोमेंटम लैम्डा इज इक्वल टू h/p h/mv। अब बच्चे मास कितना है? हाँ जी बच्चे, मास कितना है? 100 किलो। वेलोसिटी कितनी है? 100। तो लैम्डा कितना आ गया बच्चे? 6.6 इंटू 10 की पावर -38 मीटर। ये वेवलेंथ आ गई बच्चे। अब ये वेवलेंथ बताओ, ये बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? 10 की पावर -38 बहुत छोटा नंबर है या बहुत नॉर्मल सा नंबर है? बहुत छोटा। बहुत बहुत छोटा। यानी वेवलेंथ पता है क्या होगी? 0.0000000, मतलब इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल जो मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, जो बॉडी होगी, उसके लिए वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होगी, जिसको मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। लिखो, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, it is not a significant value, we cannot measure a small value of wavelength, we cannot measure such a small value of wavelength. Such a small value of wavelength, ठीक है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसका वेव नेचर नहीं बता सकते। फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं बच्चे। अब लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, 9.1 10 की पावर -31 kg इसका मास होता है। स्पीड कितनी से चल रहा है? इलेक्ट्रॉन 100 की स्पीड से चल रहा है। लैम्डा क्या होता है? h/p, h 6.6 से 10 की पावर -34 अपॉन मास है 9.1 10 की पावर -31, स्पीड है 100, तो लैम्डा आ जाएगा बच्चे 10 की पावर -5 मीटर। 10 की पावर -5 मीटर मेजर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। यस बच्चे, इट कैन बी मेजर्ड, इसको हम मेजर कर सकते हैं। हेंस वी कैन से de Broglie hypothesis, hence we can say de Broglie hypothesis is valid for microscopic objects, not for macroscopic objects। ठीक बच्चों, कहानी क्लियर आपको? सर ये वेव नेचर शो ही क्यों करते हैं? कौन? दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं। वेव नेचर शो क्यों करते हैं? वेव नेचर एक्चुअली इसी पर तो वो था कि लाइट, मतलब जैसे हर एक उसके लिए बोलते थे ना, ये बड़ा वो था कि लाइट किसकी तरह की करते हैं, वो पार्टिकल की तरह है या वो वेव है ना। तो वहीं से ये सारा स्टार्ट हुआ लाइट की थ्योरी से। वो प्रूव नहीं हुआ कि ये ऐसे वेव
को सीधा फेंक रहे हैं पर वो वेवलेंथ शो कर रही है। किसी चीज को सीधा फेंक रहे कैसे? जैसे स्पेस में कोई चीज हाँ। को प्रोजेक्ट कर दो बहुत ज्यादा वेलोसिटी पे, है ना, तो वो वेव नेचर होगी। तो ये इसका प्रूफ नहीं हुआ अभी तक। नहीं, ये है तो है, यही तो प्रूफ किया है डी ब्रोगली ने, यही तो बताया उसने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन बी भी। इससे आप वेव नेचर दिखा सकते हो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, मैक्रो के लिए नहीं। नहीं पर ये होता है कि मतलब हमने तो सीधा प्रोजेक्ट किया किसी को, हाँ, किसी और एंगल में लगाया जैसे sin थीटा उसका वो ये रिलेट करता है ना मोमेंटम वेवलेंथ से रिलेट करता है। अगर स्पीड मास बहुत कम है, आप ये देखो ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास किसी चीज का बहुत कम है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी। यानी फिर अगर वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है भी, मतलब वेवलेंथ इतनी ज्यादा कम हो जाती है जिससे हमें वो वेव नेचर शो होने लग जाती है। वेव जिसकी हम वेवलेंथ मेजर कर लेंगे, बहुत कम वेवलेंथ हो को मेजर कर लेंगे, बड़े आसानी से कर लेंगे। ये कब होता है, ये मैं तुझे बता दूं, ये जो होता है जब किसी भी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो, तब होता है। तब ये मास का ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते, तब मास का फॉर्मूला यूज करते हैं m इज इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंगली, इस चीज के अकॉर्डिंगली जब स्पीड इसकी बढ़ती है तो मास, ये वाला मास चेंज होता है इसका। वैसे तो किसी बॉडी का मास चेंज नहीं होता, जब मास चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगी तो वेव नेचर। ठीक है ना, ये आपस में ये सारे फॉर्मूले रिलेट करते हैं। तो मास ये वेलोसिटी ऐसे है कैसे? मास का, वैसे तो बच्चे मास और वेलोसिटी का आपस में मतलब कोई लेना देना नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड से जाए तो मास चेंज नहीं होता। लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चला जाए तो मास और वेलोसिटी का रिलेशन ये वाला बन जाता है। यानी किसी भी चीज जो हमारे पास, हम ये कह दें, अगर किसी भी चीज की स्पीड चेंज हो रही है तो उसका मास भी चेंज होगा। ठीक है ना, उसका मास भी चेंज होना है, तो मास चेंज होने से फिर हम उसकी वेव नेचर को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसका मास वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, उसका मास बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, मास बढ़ेगा, लैम्डा चेंज होगा। पर रेस्ट पे वही रहेगा जो इसका नीचे है। रेस्ट पे कैसे? कोई इफेक्ट नहीं रहा तो वही रहेगा। हाँ, फिर उसकी वेव नेचर नहीं होता। यस बच्चे, आगे करते हैं। इसके बाद टॉपिक डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों मैं आपको पेपर के लिए क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो सीबीएसई में या पंजाब बोर्ड में पूछे गए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं वन बाय वन। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों वेवलेंथ को हमने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना है। वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, h मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। बच्चों ये स्टेप्स मुझे बताते जाना कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली बात तो देखो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, h p की वैल्यू mv होती है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। काइनेटिक एनर्जी बोलो बच्चे कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर होती है। Yes, यस sir. सर। अब मैंने यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने m से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. m भी क्या होता है? p स्क्वायर बाय m होता है। तो ये p स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? 2me आ गया, यानी p इज इक्वल टू रूट 2me आ जाएगा। कोई डाउट है? No, sir. ओके। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, p की वैल्यू कितनी थी? 2me। एनी डाउट? No, नो sir. सर। तो ये बच्चे वेवलेंथ किस फॉर्मेट में आ गई? एनर्जी की फॉर्म में। ये वेवलेंथ आ गई एनर्जी की फॉर्म में। ये लैम्डा है, ये ई है। ये दोनों का रिलेशन है ग्राफ, वेवलेंथ का और ग्राफ ड्रा।
ये वेवलेंथ और एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ कर लो फटाफट। क्वेश्चन सीबीएसई, इसी कॉन्सेप्ट से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी को फॉर्मूले के बेस पे बच्चे। फॉर्मूला क्या क्वेश्चन है बच्चे, पहले तो लिख लो। इफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम kinetic energy, if photon and electron have same kinetic energy, then if photon and electron have same kinetic energy, then which particle have greater value of wavelength? किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? अगर फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी है तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? आंसर बताओ, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। हाँ जी बच्चों, आंसर बताओ जल्दी। ये के होती थी काइनेटिक एनर्जी, ई जो होती है ये काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ जी बच्चों, आंसर बताओ फटाफट सोच के, जल्दी बताओ आंसर इसका। फोटोन का मास, फोटोन का मास होता था प्रोटॉन, सॉरी फोटोन ना लिखो, प्रोटॉन लिखो बच्चे इसको, फोटोन ना लिखो, प्रोटॉन। फोटोन का तो हम रेस्ट मास 0 ही मानते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात करो। अब बताओ इसका आंसर, वेवलेंथ प्रोटॉन की ज्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी? दोनों में से बताओ। इलेक्ट्रॉन। क्यों बच्चे? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का मास, एनर्जी तो सेम है। यस सर। तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चे? मास के। मास के। मास किसका ज्यादा होता है? प्रोटॉन का ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है? प्रोटॉन का ज्यादा होता है। प्रोटॉन का। मास प्रोटॉन का ज्यादा है, तो वेवलेंथ प्रोटॉन की क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे और मैं एक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन कवर कर दूंगा आपका, जो सीबीएसई में अब तक पूछे होंगे पेपर में। नोट कर लो बच्चे फटाफट इसको। कल जो मे बी टाइम ऑफ डिबेट क्लास टाइम भी हो सकता है, मे बी मैं ये अलग टाइम भी रख सकता हूँ डिबेट का टाइम, ठीक है? एक क्लास से अलग भी रख सकता हूँ एक्स्ट्रा। ओके सर। बस मुझे ये बता दो किस टाइम पर आप बिजी नहीं होते। लाइक मैं अगर कहूँ, वैसे तो ट्राई करूंगा मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग ना हो पाई फिर मैं मॉर्निंग क्लास लगा दूंगा, फिर आपको आफ्टरनून में करवा दूंगा। आफ्टरनून 2 o'clock सही है? आफ्टरनून तो सर क्लासेस होती हैं, 9 से 12 तक फ्री होते हैं हम सुबह। ये सर 9 के बाद रख लेना। मेरी सुबह 9 o'clock तक ना क्लास होती है क्लैट की, 7:30 to 9 o'clock। 7:30 to 9 o'clock, ओके। 9 o'clock के बाद यानी आप फ्री होते हो? यस यस सर। सर। ओके ठीक है। सर टॉपिक बता दिया बच्चे, न्यू एजुकेशन बस वही है। पॉलिसी। यस, फिर अगर ये सक्सेसफुल रही फिर हम कोरोना पे करेंगे डिस्कशन। डीप में पढ़नी है थ्योरी, क्या है क्या नहीं, पूरी डिटेल, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर मेरी केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास और मैथ्स की क्लास होती है। कितने बजे बच्चे? केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास 10:30 होती है शायद। कोई बात नहीं, ये दोनों घर के सब्जेक्ट हैं। मैथ वाले मैम को कह देना भी सर ने एक्स्ट्रा डिबेट रखी है, तो मैम वाले मैथ की चेंज कर देंगे और केमिस्ट्री को तो मैं करवा ही दूंगा।
ठीक है बच्चे, Okay, sir. 9 to 12 के बीच में होगी 2 घंटे की डिबेट, या मान के चलो आप 10 से 12, ठीक है। ओके सर। हाँ 10 से 12 होगी डिबेट, और ये आपको बहुत अच्छी चीजें पता लगेंगी बच्चे इसके अंदर, कि ये आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ये नेक्स्ट ईयर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे नहीं पता Yes, sir. 2021 से इम्प्लीमेंट हो, पर हो सकता है 22 से भी, वो कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि 21 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इट इज अ ड्रास्टिक चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है ना। तो यस सर। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अप टू डेट रहना चाहिए। तो इसके बारे में हम करेंगे कल बात। तो आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चे मैं आपको इसी डी ब्रोगली के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ सीबीएसई के। अब दूसरा जो क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, कहता एक दो प्लेट है बच्चे, यहाँ पर एक प्लेट का पोटेंशियल V1 है, एक प्लेट का पोटेंशियल V2 है। अब इसका V1 V2 से ज्यादा है पोटेंशियल, तो चार्ज किस तरफ जाएगा, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2। वर्क डन क्या होता है, यू नो, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी बच्चों, यस सर। एनर्जी को भी हम वर्क डन और एनर्जी को भी चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m/e लिखा था, मैं e की जगह अब क्या पुट कर सकता हूं बच्चे, चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी एनर्जी की जगह आई कैन राइट चार्ज इनटू पोटेंशियल। दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड विद द पोटेंशियल। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ को पोटेंशियल की फॉर्म में लिखनी है तो ये रिलेशन है बच्चे। सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको बताता हूँ। ये वेवलेंथ है, ये पोटेंशियल है। कहता दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, बता सकता है कोई, लैम्डा वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा। हाँ जी बच्चों, लैम्डा वर्सेस वेवलेंथ वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। हाइपरबोलिक बच्चे। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का हमेशा हाइपरबोला होता है। पैराबोला कब होता है, जब x स्क्वायर इनटू y, y इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू k कुछ हो, एक जगह वेरिएबल की पावर 2 हो और एक जगह वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है। यस सर। ये हाइपरबोलिक इन नेचर आएगा। कर लो नोट फटाफट इसको, ये सीबीएसई में आया हुआ पेपर में बच्चे, पूछा हुआ है लैम्डा वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ। रब कर रहा हूं मैं इसको। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, वही डी ब्रोगली को मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है। आपका ये होमवर्क भी होगा आगे, फोर्थ ये होमवर्क होगा, फॉर प्रोटॉन के लिए लिखना है, फिफ्थ फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए लिखना है डी ब्रोगली, सिक्स्थ फॉर न्यूट्रॉन लिखना है, सेवंथ फॉर न्यूट्रॉन लिखना है, एट्थ फॉर गैस मॉलिक्यूल के लिए लिखने हैं इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। ये आपका होमवर्क भी है बच्चे। ट्राई करता हूं, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिखना है तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m/e होता है, h2m/e। बच्चे ये अपने आप कैंसिल हो जाएगी मीटिंग, आप फटाफट नोट कर लो। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 10 की पावर -31। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज ई लिखेंगे 1.6 10 की पावर -19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 12.27 अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम। ये नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ गई वेवलेंथ इन फॉर्म ऑफ